हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अपवाइंड लर्निंग ऐप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए आप लोग आज की हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्लासेज के अंदर आप लोगों को हिस्ट्री के साथ साथ आप लोगों को साइंस के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप लोग, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तो देखिए इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसको मनाने के पीछे उद्देश्य है कि जो मातृत्व है, इस मातृत्व को बढ़ावा देना, यानी मातृत्व जो सुरक्षा है, मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा जो उद्देश्य है इसका, इस डे को मनाने के पीछे, तो वो है कि जो प्रसव अवस्था होती है माँ की या फिर किसी की बहन की या फिर किसी भी जैसे हम लोग माता जी की बात करते हैं, तो उनकी जो प्रसव के दौरान जो मातृ मृत्यु दर हो जाती है, तो उसके लिए जो है ये डे मनाया जाता है। यानी मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इस डे को मनाया जाता है। तो देखिए आप लोग, ये वाला जो डे है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल के दिन। ये मनाया जाता है 11 अप्रैल। अब देखिए आप लोग, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को, और इस डे की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो इस डे की शुरुआत की थी भारत सरकार ने सन 2003 से। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2003 से। अब देखिए, हम लोगों ने जितने भी अप्रैल के जितने भी डेज पढ़े हैं, तो वो डेज में आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीआई का जो स्थापना दिवस है, आरबीआई का स्थापना दिवस, तो ये कब मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल के दिन। देखिए दूसरी चीज, जैसे हम लोग बात करते हैं 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। जैसे 5 अप्रैल हम लोग देखते हैं, 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 7 अप्रैल की बात करते हैं, तो इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 7 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल की हम लोग बात करते हैं, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। तो होम्योपैथिक दिवस हाल ही के अंदर मनाया गया है 10 अप्रैल के दिन। अब देखिए, जो होम्योपैथिक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सैमुअल हैनीमैन। और ये कहां के निवासी थे? तो ये निवासी थे जर्मनी के। जर्मनी के कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। अब देखिए, हाल ही के अंदर जो 11 अप्रैल है, तो इस 11 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को मनाया गया है
ज्योतिराव फूले डे 11 अप्रैल को मनाया गया हाल ही के अंदर महात्मा ज्योतिबा राव फूले जयंती। और आज का दिन है हमारा 13 अप्रैल का। तो 13 अप्रैल को एक कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब घटित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1919 के अंदर। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसकी याद में 13 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया है वो हम लोग बात करते हैं। और ये आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही के अंदर जो भारतीय चुनाव आयोग है, हम लोग बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना किसकी हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की। और इसके जो अध्यक्ष है भारतीय चुनाव आयोग के, वो कौन है? तो वो है श्री राजीव कुमार। यानी राजीव कुमार जो है, इनको हम लोग बोल सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार। अब देखिए आप लोग 25 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय वोटर डे, यानी मतदान दिवस। मतदान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी के दिन। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। तो ये हम लोग जो हाल ही के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला है, तो ये किस पार्टी को मिला है? तो ये मिला है आप पार्टी को। देखिए, तो इसका तो राइट आंसर तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप। अब देखिए आप लोग, आप जो पार्टी है इसके बारे में बात करते हैं, आप पार्टी के बारे में। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आम आदमी पार्टी। तो इस आम आदमी पार्टी जो है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है, तो इनके संस्थापक का नाम क्या है? तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। और आम आदमी जो पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो एक उस टाइम जो है सन 2012 की बात है। तो सन 2012 के अंदर बहुत से घोटाले हुए थे इंडिया के अंदर। जैसे हम लोग बात करते हैं, तो एक तो हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। दूसरा हुआ था कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ घोटाले हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था उस टाइम सन 2012 के अंदर। तो उस टाइम जो है करप्शन बहुत ज्यादा था सन 2012 के टाइम। और उसी टाइम जो है ये जो आम आदमी पार्टी है, ये उसी टाइम प्रकाश के अंदर आई। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 26 नवंबर 2012 में, 2012 में। तो इनके संस्थापक तो है अरविंद केजरीवाल। और इसका जो चुनाव चिन्ह है आम आदमी पार्टी का,
वो है झाड़ू। तो इस झाड़ू ने सब साफ कर दिया। यानी हम लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो इसके जो संस्थापक है वो है 5 सदस्य। तो 5 सदस्य कौन कौन है, तो उनका यदि हम लोग नाम लेते हो तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर एक महिला भी शामिल है। जैसे हम लोग बात करते हैं साजिया इल्मी। दूसरे कौन है, तो वो है प्रशांत भूषण जी। तीसरी हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो नाम आता है आनंद कुमार जी का। और यदि हम लोग बात करते हो चौथा, तो वो नाम आता है श्री अरविंद केजरीवाल जी का। तो ये है अरविंद केजरीवाल जी। और एक और सदस्य है। तो टोटल जो संस्थापक सदस्य हैं वो 5 है इसके अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर। अब देखिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, तो इसका यदि आप लोग गठन देखते हो या इसकी हिस्ट्री देखते हो आम आदमी पार्टी की, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जो अन्ना हजारे हैं। तो अन्ना हजारे उस टाइम जो लोकपाल बिल लेकर आए थे, तो उसी के पक्ष में इस पार्टी का गठन हुआ था, आम आदमी पार्टी का। अब देखिए कि जो ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी जो पार्टी है, इसको जो राष्ट्रीय दर्जा मिला है वो किस आधार पर मिला है, तो वो मिला है चुनाव चिन्ह अधिनियम सन 1968 के अधीन। तो ये हमारा पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा जो मिला है वो किस अधिनियम के द्वारा मिला है। तो ये मिला है चुनाव चिन्ह अधिनियम 1968 के अधीन। अब देखिए जैसे हम लोग और बात करते हैं इसी की, तो इसको जो है इसके अलावा जो 3 पार्टियां हैं, यानी इंडिया के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो पहले कितना था, तो पहले जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो कितनी थी टोटल, तो 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। तो इस 8 के अंदर से मतलब 3 जो पार्टी है इसका दर्जा छीन लिया गया है हाल ही के अंदर। और एक पार्टी जो है वो हाल ही के अंदर शामिल हुई है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो हाल ही के अंदर आपको पता है कि एक जो पार्टी शामिल हुई है तो इसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो टोटल जो राष्ट्रीय दल प्राप्त है, यानी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त है, तो ऐसी कितनी पार्टियां भारत के अंदर, तो आप लोग कमेंट के अंदर दीजिए इसका आंसर। तो जो टोटल राष्ट्रीय पार्टी है भारत के अंदर वो है अब कितनी, 6, और इससे पहले कितनी थी, 8 थी। लेकिन हाल ही के अंदर आपको पता है कि जो ये 3 पार्टियां हैं, देखिए यानी एक तो है टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, इसकी जो राष्ट्रीय पार्टी है ये भी राष्ट्रीय पार्टी थी पहले, लेकिन इसका दर्जा हाल ही के अंदर छीन लिया गया है। तो ये किसकी पार्टी है, तो ये जो पार्टी है वो हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी की। दूसरी है सीपीआई, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो तीसरी पार्टी है वो है एनसीपी, यानी राष्ट्रीय जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये जो 3 पार्टी है, इन 3 पार्टी का हाल ही के अंदर जो राष्ट्रीय दर्जा था वो छीन लिया गया है और एक नई पार्टी बनी है हाल ही के अंदर। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसको जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो किसके अधीन मिला है और इसके जो पार्टियां हैं वो कहां कहां पर है। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर है एक तो,
दिल्ली विधानसभा में, तो इसने दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 सीटों में से 62 जीतों पर एक प्रचंड जीत हासिल की थी दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो देखिए आप लोग, यानी 62 सीटों पर विजेता थी ये, कितने में से? 70 में से। दूसरा देखिए आप लोग, तो आम आदमी जो पार्टी है वो उसने हाल ही के अंदर गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इस गुजरात विधानसभा चुनाव में इन्होंने कितनी सीट जीती थी? तो गुजरात विधानसभा के अंदर टोटल 182 सीट है, 182। तो इस 182 में से जो सीटें प्राप्त की थी आम आदमी पार्टी ने, तो वो जीते थे 5 सीटों के ऊपर, यानी कितने में से? 182 सीटों में से। तीसरा देखिए आप लोग, तो तीसरी आम आदमी जो पार्टी हम लोग देखते हैं, तो ये कहां पर है? तो गोवा के अंदर भी है, यानी गोवा में भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो गोवा के अंदर इन्होंने 40 में से 2 सीटें प्राप्त की है। तो ये 2 सीटें प्राप्त की है, कितने में से? 40 में से। अब देखिए आप लोग, ये हो गया दिल्ली, गुजरात और गोवा, और चौथी जो जगह है, तो चौथी जगह कौन सी है? तो चौथी है पंजाब। तो इस पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो है, इसी के मुख्यमंत्री है कौन? श्री भगवंत दास जी। तो पंजाब के अंदर इन्होंने 92 सीटें जीती है, कितने में से? 117 सीटों में से। यानी इसने एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है हाल ही के अंदर 4 राज्यों के अंदर। तो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को जो है वो 4 राज्यों के अंदर मतलब क्षेत्रीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि 3 राज्यों के अंदर जो है वो लोकसभा सीटों के अंदर कुल वैध मतों के कितने परसेंट चाहिए? 6% वोट आने चाहिए लोकसभा के अंदर। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि इनको जो है लोकसभा के अंदर कितने परसेंट सीटें चाहिए? 2% सीटें भी चाहिए। तो ये है होती है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या, जैसे राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त है, तो वो कब मिलता है? तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए आप लोग, ये जो 3 पार्टियां हैं, तो इन्हीं 3 पार्टियों का जो राष्ट्रीय दर्जा छीना गया है वो किस अधिनियम से छीना गया है? तो एक बार आप लोग बताइए। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जो ये तीनों पार्टियां हैं, तो इन तीनों पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है वो किस अधिनियम के द्वारा छीना गया है? तो वो छीना गया है जन लोक प्रतिनिधि अधिनियम, जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 के अधीन है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया हुआ है? तो इसका आयोजन हाल ही के अंदर यूपी के प्रधानमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहां पर किया है? तो यह आयोजन हुआ है लखनऊ के अंदर, और लखनऊ कहां पड़ता है? यूपी में। अब देखिए कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, कि इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है यूपी गवर्नमेंट का? तो यूपी गवर्नमेंट का हाल ही के अंदर जो उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय जलवायु है, यानी वहां पर जो है जलवायु का संरक्षण करना। और दूसरा क्या है इसका? तो दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो सड़कों के ऊपर जो पेट्रोल और जो डीजल के वाहन चलते हैं, तो पेट्रोल और डीजल के वाहनों को हटाकर वहां पर स्क्रैप नीति लागू की जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए आप लोग, कि जो वाहन है पेट्रोल और डीजल वाले, पेट्रोल व डीजल वाले, उनको हटाकर
स्क्रैप नीति लागू की जाए। और इसका जो आयोजन है वो कब हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है 10 और 11 अप्रैल को। तो इसका आयोजन हुआ है 10 और 11 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा लखनऊ, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यूपी जो है, इस यूपी के हाल ही के अंदर गवर्नर कौन है? तो यूपी की हम लोग बात करते हैं, यूपी में जो सीएम है वो तो है हमारे आदित्यनाथ योगी जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो एक महिला है। तो महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। देखिए, तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अब देखिए आगे, तो ये सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है हाल ही के अंदर लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यदि आप लोग यूपी की बात करते हो तो इस यूपी के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो यूपी की हम लोग बात करें तो यूपी के अंदर आप लोगों को पता है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा जो नेशनल पार्क है वो भी कहां पर है? देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो यूपी के अंदर जो नेशनल पार्क है वो एक तो है दूधवा नेशनल पार्क। दूसरा देखिए आप लोग, एक है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा जो नाम है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक है इसके अंदर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 4 वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, एक तो है चरकुला, एक है रासलीला, एक है रामलीला, और एक सबसे फेमस है वहां पर नौटंकी। तो ये नौटंकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। तो नौटंकी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। अब आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन कहां पर किया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? देखिए, पी नेम। तो पी नेम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेला। राष्ट्रीय रोजगार मेला। तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है राजस्थान के उधमपुर जिले के अंदर। और इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही के अंदर 10 और 11 अप्रैल को किया गया है। तो देखिए आप लोग, जो पीएम नेम है, तो इस पीएम नेम का उद्देश्य क्या है? तो इस पीएम नेम का उद्देश्य है कि जो नए नए मतलब नए नए जो युवा हैं, तो इन युवाओं को रोजगार प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। यानी जो राजस्थान है, तो इस राजस्थान के अंदर नई नई स्किल्स को डेवलप करके रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसका? यह है पीएम नेम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है राजस्थान। अब देखिए, यहां पर बात हुई राजस्थान की,
तो राजस्थान में आप लोगों को पता है कि भारत का पहला राज्य है जहां पर राइट टू हेल्थ जो है, देखिए एक तो लागू हुआ राइट टू हेल्थ बिल, यानी स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। दूसरा देखिए राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है, तो राजस्थान के सीएम है श्री अशोक गहलोत जी। और यहाँ के जो गवर्नर है, तो यहाँ के गवर्नर है राजस्थान के श्री कलराज मिश्र जी। श्री कलराज जो मिश्र जी है ये राजस्थान के क्या है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल है अभी के अंदर। अब देखिए राजस्थान जो है ये अधिवक्ता संरक्षण बिल लाने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है। ये भी जैसे हम लोग बात करते हैं अधिवक्ता संरक्षण बिल को लागू करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो भारत का फर्स्ट स्टेट है राजस्थान। और राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि संविधान पार्क का भी निर्माण हुआ है राजस्थान की विधानसभा के अंदर। तो देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर संविधान पार्क का निर्माण भी हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आज का, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं मराठा उद्योग रत्न की, है ना। तो ये जो मराठा रत्न उद्योग पुरस्कार 2023, देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं मराठा रत्न पुरस्कार की, तो मराठा रत्न जो पुरस्कार है वो हाल ही के अंदर किनको प्रदान किया गया है, तो ये है महाराष्ट्र के नीलेश सांबरे। देखिए आप लोग, तो ये प्रदान किया गया है महाराष्ट्र के नीलेश सांबरे जी को। अब आगे देखिए कि ये जो महाराष्ट्र के नीलेश सांबरे जी है, इनको महाराष्ट्र की जनता किस नाम से पुकारती है, तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो इन्हें अप्पा के नाम से भी पुकारती है। किसके नाम से, ये पुकारती है अप्पा जी के नाम से। और ये जो है नीलेश सांबरे जी जो है, इन्होंने मतलब उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो इस कार्य के लिए इनको हाल ही के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको दिया गया है मराठा उद्योग रत्न। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलेश सांबरे जी। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को पता है कि हाल के अंदर जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं एकनाथ शिंदे जी। ये हाल ही के अंदर क्या है, महाराष्ट्र के कौन है, सीएम है एकनाथ शिंदे जी। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का कि हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू किया है। तो संजीवनी जो परियोजना है ये हाल ही के अंदर कहां पर शुरू हुई है, तो देखिए संजीवनी परियोजना, तो इसको हाल ही के अंदर कहां पर स्टार्ट किया है, तो इसको हाल ही के अंदर स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ये जो संजीवनी परियोजना है, तो इस संजीवनी परियोजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसको लागू करने के पीछे जो उद्देश्य है हमारा कि जो डेयरी उद्योग है, इस डेयरी उद्योग को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। डेयरी उद्योग को
प्रोत्साहन देना। तो ये उद्देश्य किसका है? तो ये है संजीवनी परियोजना का उद्देश्य। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल की राजधानी कौन सी है? तो यह है शिमला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कमेंट में कि हिमाचल प्रदेश के हाल के अंदर गवर्नर किसको बनाया गया है? हिमाचल के नए राज्यपाल कौन बने? तो हिमाचल की हम लोग बात करते हैं तो इस हिमाचल के जो नए सीएम है, या फिर हम लोग मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, नए क्या, काफी टाइम हो चुका है, देखिए, तो उनका नाम है जयराम नरेश। तो जयराम नरेश जी जो है ये कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम है हिमाचल प्रदेश के। तो इसे हिमाचल प्रदेश को एक नया राज्य जो है ये कब बनाया गया? तो देखिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश जो है इसको एक जो नया राज्य बनाया गया, तो ये कब बनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर। तो ये बनाया गया था 25 जनवरी सन 1971 को। और सिक्किम की यदि आप लोग बात करते हो तो सिक्किम को बनाया गया था सन 1975 के अंदर। आगे देखिए आप लोग, राजस्थान आ गया इसके अंदर, यूपी आ गया, और एमपी आ गया, और हिमाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसके? तो राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तुलसी घाट बहाली परियोजना, तो ये जो परियोजना है ये कहां पर है? तो ये जो परियोजना है यह है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के अंदर। और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उन नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है वाराणसी है। तो ये जो परियोजना है ये कहां पर है? तो ये परियोजना है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि हाल ही के अंदर जो विदेश मंत्री है, तो भारत के जो विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो उनका नाम है श्री जयशंकर प्रसाद। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है, इन्होंने हाल ही के अंदर तुलसी घाट जो बहाली परियोजना है इसका शुभारंभ कहां से किया है? तो इसका शुभारंभ किया है युगांडा से। कहां से किया है? तो इसका शुभारंभ किया है युगांडा। और युगांडा की राजधानी है, तो युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी हम लोग बात करते हैं तो उसका नाम है कंपाला। देखिए युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। और ये जो युगांडा पड़ता है, ये जो युगांडा पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, है ना। ये कहां पर पड़ता है? अफ्रीका में। जो युगांडा जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका के अंदर। और युगांडा की राजधानी कंपाला। तो अफ्रीका की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां की चोटी है? तो यह है अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में केंद्र के द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कर्ष श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन, तो ये जो सूची है हाल ही के अंदर जारी हुई है कौन सी? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। तो इसकी उत्कर्ष श्रेणी में जो पहला स्थान है वो किस टाइगर रिजर्व को मिला है?
तो ये जो टाइगर रिजर्व है वो हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट जो रैंक मिली है वो मिली है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो फर्स्ट रैंक पर आया है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर पड़ता है? तो देखिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर पड़ता है? तो देखिए जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है इसने 94% स्कोर किया है। तो इस वजह से ये फर्स्ट रैंक पर है। कौन? तो ये है फर्स्ट रैंक पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरी जो रैंक है वो किसको मिली है? तो दूसरी जो रैंक मिली है वो मिली है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो दूसरी रैंक मिली है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और साथ में किसको मिली है? और साथ में मिली है बांदीपुर को भी। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है इसको भी हाल ही के अंदर जो है उत्कृष्टता श्रेणी के अंदर दूसरा स्थान किसको मिला है? तो ये मिला है सतपुड़ा को और बांदीपुर को। और जो फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो ये जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के केरल राज्य के अंदर पड़ता है। और सतपुड़ा की हम लोग बात करते हैं तो ये सतपुड़ा कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है मामा की नगरी मध्य प्रदेश के अंदर। और बांदीपुर कहां पड़ता है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है कर्नाटक के अंदर। ये पड़ता है कर्नाटक में। अब देखिए आगे, तो इसका तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन पेरियार। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही के अंदर जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा के अंदर था। तो हाल ही के अंदर प्रोजेक्ट जो टाइगर है, देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था सन 1973 में। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हाल ही के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी है तो इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने बांदीपुर जो नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर वहां का दौरा किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए तो ये जो बांदीपुर है, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, यहाँ का दौरा इन्होंने किया था। तो भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी ने तो ये दौरा किया था बांदीपुर कर्नाटक का। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि हाल ही के अंदर जो है 8 चीतों को लेकर आए थे इंडिया के अंदर, तो कहां से लेकर आए थे 8 चीतों को? तो जो 8 चीते आए थे वो आए थे नामीबिया से। कहां से आए थे? नामीबिया से। और इनको कहां पर रखा गया है? तो इन चीतों को रखा गया है कूनो नेशनल पार्क। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है तो ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क पड़ता है हमारा एमपी के अंदर। तो ये जो 8 चीते लेकर आए थे तो ये लेकर आए थे कूनो नेशनल पार्क के अंदर। और इन 8 चीतों में से आपको पता है कि एक चीते की मौत हो गई थी, तो उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है सासा। यानी इस 8 में से एक चीते की मौत हो गई थी तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सासा। अब देखिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो है 100 चीते लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये 100 चीते कहां से लेकर आएंगे भाई? तो 100 चीते और आएंगे अभी इंडिया के अंदर। तो इन 100 चीतों को लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका से। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि प्रोजेक्ट हाथी परियोजना ये कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई थी सन 1992 के अंदर। तो प्रोजेक्ट हाथी परियोजना कब स्टार्ट हुई? सन 1992 के अंदर। और सर्वाधिक हाथी कहां पर है? तो सर्वाधिक हाथी हम लोग बात करते हैं
तो ये है सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर। और यदि हम लोग बात करते हैं बाघों की नगरी, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एमपी की, है ना, तो इस एमपी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस एमपी को हम लोग बोलते हैं बाघों की नगरी। दूसरा देखिए, जो एमपी है, इस एमपी के अंदर सर्वाधिक क्या है, तो सर्वाधिक टाइगर कहां पर है, तो सर्वाधिक टाइगर है एमपी के अंदर। तो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है, हाल ही के अंदर 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो बाघों की जो संख्या है वो टोटल हो चुकी है 3167। अब यदि मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि 2018 के अंदर बाघों की संख्या कितनी थी, तो 2018 की हम लोग बात करें तो 2018 के अंदर जो बाघों की संख्या थी वो थी 2967। तो 200 संख्या यहां बढ़ चुकी है 2022 के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस समस्थानिक की खोज की है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो हाल ही के अंदर जो है एक नए समस्थानिक खोजा गया, किसका, यूरेनियम का। तो यूरेनियम का जो नया समस्थानिक है ये कहां पर खोजा गया है, तो ये खोजा गया है हाल ही के अंदर जापान में। तो जापान के अंदर हाल ही के अंदर जो है यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया है, कहां पर, जापान में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम जो है, इस यूरेनियम के हाल ही के अंदर कितने जो है समस्थानिक है, तो कितने समस्थानिक है हाल ही के अंदर, तो इसके हाल ही के अंदर जो समस्थानिक है वो है 3। तो 3 कौन कौन से हैं, एक तो है 92 यूरेनियम 234, दूसरा है 92 यूरेनियम 235, और तीसरा जो है वो है 92 यूरेनियम 238। यानी 3 प्रकार के समस्थानिक है यूरेनियम के हाल ही के अंदर। लेकिन हाल ही के अंदर नई खोज हुई है जापान के अंदर, तो वो जो नया समस्थानिक है वो हो जाएगा अब 92 यूरेनियम 241। तो इसकी खोज हुई है हाल ही के अंदर, कहां पर, जापान में। तो जैसे हम लोग बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो है, इस यूरेनियम के अंदर हम लोग बात करते हैं इसके समस्थानिक की। तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, इस यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है 92। यानी जो नीचे वाला है ये दिखाता है एटॉमिक नंबर को, और ऊपर वाला दिखाता है एटॉमिक मास को, ये वाला। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, तो यूरेनियम जो है, इस यूरेनियम को हम लोग बोलते हैं येलो केक, यानी पीला केक, है ना। तो पीला केक इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस यूरेनियम धातु को हम लोग बोलते हैं येलो केक। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यूरेनियम जो है ये एक उत्कृष्ट धातु है। तो यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम है एक उत्कृष्ट धातु। जैसे हम लोग बात करते हैं थोरियम की, तो थोरियम सर्वाधिक इंडिया के अंदर कहां पर पाया जाता है, किस स्टेट के अंदर पाया जाता है थोरियम, तो देखिए थोरियम जो है इसके सर्वाधिक भंडार मिलते हैं हमारे कहां पर, तो थोरियम के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं केरल के अंदर। क्योंकि केरल के अंदर आपको पता है, ये जो केरल है, इस केरल के अंदर थोरियम के भंडार मिलते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर मोनोजाइट जो बालू है
ये मिलती है। इस वजह से केरल के अंदर सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है इंडिया के अंदर। और हाल ही के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। ये जो लिथियम है, इस लिथियम धातु के भंडार हाल ही के अंदर कहां पर खोजे गए हैं, तो वो खोजे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही के अंदर लिथियम धातु के परमाणु मिले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।